अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार के साथ यहाँ पर मौजूद हमारे लीडर्स और आप सभी इनकलाबी साथी, बड़े बुजुर्ग, तमाम दुकानदार भाइयों को मेरा सलाम नमस्कार के साथ आप लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि 27 तारीख बुध के रोज सुबह 8 बजे किसान आंदोलन के हिमायत में और इस काला कानून को वापस लेने की मांग के साथ हम लोग यहां से इस्लामपुर तक रवाना होंगे। ये इसकी जरूरत क्या है, हम लोग इसको काला कानून क्यों कहते हैं, इस बात को समझिए। नारा लग रहा है कि काला कानून वापस लो, तो ये काला कानून क्यों है? हम लोग सब इस इलाके में किसान हैं और दिल्ली की सरहदों पर जो बैठे हुए हैं तकरीबन 1.5 करोड़ किसान 2.5 लाख ट्रैक्टर के साथ अपने मासूम बच्चों को लेकर, बीवी को लेकर, बूढ़े माँ बाप को लेकर, और आज यहाँ पर थोड़ा सा ठंड हुआ तो जमाल भाई भाग गए, वो बोल रहे थे कि तू ठंडा लाग से घर जो हवे जल्दी कर। तो अब इस ठंडा में हम लोग को ठंड लग रहा है, तो सोचिए कि दिल्ली के बॉर्डर में जो बैठे हुए हैं, जहाँ दिन में टेम्परेचर 2 डिग्री का है और रात में माइनस में चला जा रहा है, उस हालत में मासूम बच्चों के साथ, बीमार बूढ़े माँ बाप को लेकर, अपने परिवार के साथ उस ठंड में वहां पर डट के बैठे हुए किसान हैं। और 54 दिन हो चुका है, तकरीबन 70 लोगों की मौत हो चुकी है, किसान अब शहादत दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये बेरहम सरकार, जो जनता की सरकार जो नारा देती थी कि सबका साथ सबका विकास, ये आज किसानों का विकास इनको दिखाई नहीं दे रहा है। आज सिर्फ अंबानी और अदानी के विकास के लिए किसानों पर आज पुलिस की लाठियां चलाई जा रही है। इस कड़ाके की ठंड में उन पर पानियों का बौछार करके उनको भिगा दिया जा रहा है। जहां वो सोते हैं उनकी जमीन भीग जा रही है, उनका रजाई, उनका कंबल, उनका स्वेटर, चादर, तकिया सब भीग जा रहा है। मासूम बच्चों को जो ठंड से बचने के लिए जो कपड़ा पहनाया जा रहा है, उन कपड़ों को भिगा दिया जा रहा है ताकि ठंड के मारे लोग भाग जाए। और ठंड से लोग मर रहे हैं, उसके बाद भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्यों? क्या वो लोग पागल हैं? सारे लोग पागल हैं कि अपने बीवी बच्चों को इस ठंड में लाकर खुले आसमान के नीचे सड़कों पर बैठकर मौत का इंतजार कर रहे हैं। और हम सब जो यहाँ अपने अपने घरों में हैं, हम लोग अक्लमंद लोग हैं कि ठंड में रजाई, कंबल, चादर ओढ़कर अपने परिवार के साथ घर में बैठे हुए हैं। अगर सही मायने में सोचिए तो समझिएगा इस कानून को, तो समझ में आएगा कि दिल्ली की सरहदों पर जो करोड़ों किसान आज सड़क पर बैठा हुआ है, वो अक्लमंद है, वो जागरूक है, वो समझ रहा है कि ये काला कानून अगर लागू हुआ तो इस कानून का असर हमारे परिवार पर पड़ेगा। और ऐसे नौबत आएगी, कल महंगाई की मार से किसान अपनी ही जमीन पर, कल आज जो मालिक है कल वो नौकर बन के रहेगा। और महंगाई इस कदर बढ़ जाएगी कि हम आम किसान अपने परिवार को खाना नहीं खिला पाएंगे। तो उस हालत में हमारे बच्चे, हमारा परिवार हमारी आंखों के सामने भूख की शिद्दत से तरफ तरफ के दम तोड़ेगा। उस वक्त उनकी तकलीफ जब हमसे बर्दाश्त नहीं होगी तो ऐसी नौबत आएगी कि अपने हाथ से अपने बच्चों को, अपने परिवार को जहर देकर मारना पड़ेगा और अपने गले में रस्सी डालकर खुदकुशी करना पड़ेगा। ये नौबत तक आएगा। और ये काला कानून अगर लागू हो गया तो यकीन मानिए कि दुनिया में सबसे ऊपर हमारे देश का नाम होगा, जहां पर सबसे ज्यादा तादाद में गरीब, किसान, मजदूर खुदकुशी करेगा। ये आलम तैयार हो जाएगा। इसलिए दिल्ली की सरहदों पर जो किसान डटे हुए हैं, वो इसलिए डटे हुए हैं कि आज अगर हम नहीं लड़ते हैं तो कल हमारे परिवार को हम बचा नहीं सकते हैं। आज अगर हम लड़ते हैं तो कल हमारे परिवार को हम बचा सकते हैं। इसलिए क्या कल अपने हाथ से अपने बच्चों को मारने से अच्छा है कि आज हम लड़ के मर जाएं, और अगर हम बच गए और जीत गए तो कल हमारा परिवार बच जाएगा। इसलिए वो वहां बैठे हुए हैं। और इस बात को समझना होगा कि इसको काला कानून क्यों कहा जा रहा है। काला कानून इसलिए कि हम सब किसान हैं, यहाँ पर जितने लोग हैं किसान हैं। पूरे बंगाल में जो 9 करोड़ की आबादी है, इस तकरीबन 9 करोड़ की आबादी में 90% लोग किसान हैं। और 10% लोग जो हैं वो कोई पेशे से वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मास्टर है, कोई और है, कुछ है, कोई दुकानदार है, कोई कारोबारी है। लेकिन जो 10% लोग कुछ भी हो, लेकिन हम सब, जैसे हम पेशे से वकील हैं, आप लोग की दुआ से एमएलए हैं, लेकिन हम भी किसान परिवार से हैं। तो उसी तरह
अगर जोड़े तो ये 9 करोड़ में 90% किसान है और 10% जो है वो भी किसान परिवार से आते हैं। तो 100 में 100% लोग ही बंगाल का किसान है। आज हमारे यहाँ का जो किसान चावल पैदा करता है वो पूरा हिंदुस्तान खाता है। हमारे यहाँ का आलू आज मुख्तलिफ रियासतों में जाता है। हमारे यहाँ का भुट्टा दूसरे राज्यों में जाता है। तो ये है हमारे किसान होने की पहचान और हम सब किसान हैं। इसको समझना होगा कि ये काला कानून हम पर कैसे असर डालेगा। आप जो यहाँ बैठे हुए हैं आप पर कैसे असर डालेगा, इस बात को समझिएगा। ये काला कानून के तौर पर एक मिसाल दे रहे हैं आपको। क्या आप लोग एमएसपी जानते हैं? कोई एमएसपी क्या होता है? आप लोग किसान हैं लेकिन एमएसपी नहीं जानते हैं। एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि आपका धान जब आप खेत से काट के सुखा के ले जाके हाट में बेचते हैं तो आपके धान का कीमत सरकार तय करती है। पिछले साल धान का कीमत 1680 रुपया तय किया गया था। 1 कुंटल धान का कीमत 1680 रुपया था। और आप जब धान लेके बाजार में जाते हैं बेचने के लिए, किसी भी हाट में चले जाइए तो आपको 1680 रुपया नहीं मिला होगा। मिला है? कोई है जिसको 1680 रुपया कुंटल मिला हो? किसी को नहीं मिला है। आपको कितना मिला है? 1300, 1400, 1450। इससे ज्यादा आपको नहीं मिला होगा। तो अब सोचिए, जब सरकार खुद इस बात का ऐलान करती है कि किसान का धान का कीमत 1 कुंटल में 1680 रुपया मिलेगा, उसके बावजूद आपको 1680 रुपया नहीं मिलता है, आपको मिलता है 1300, 1400, 1450। क्यों? क्योंकि बीच में जो पैकार है वो अपना मुनाफा रख के आपसे धान लेता है। वो आपको से 200-250 रुपया कम में लेता है। अब ये बात समझिए, जब सरकार आपका कीमत तय कर देती है उसी को बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब सरकार तय करने के बाद भी हमको पूरा पैसा नहीं मिलता है, तो अभी जो काला कानून लाया गया है, इस कानून में सरकार कह रही है कि हम किसान के फसलों का कीमत तय नहीं करेंगे, मतलब एमएसपी हम नहीं लगाएंगे। अब समझिए इसका असर कैसे पड़ेगा कि जब सरकार तय करती है तब भी हमको पूरा दाम नहीं मिलता है, और अब तो सरकार बोल दिया कि हम एमएसपी लगाएंगे ही नहीं, कीमत तय करेंगे नहीं। तब क्या होगा? जब आपका भुट्टा खेत में है, आपका भुट्टा पक के तैयार होगा, सुखाने के बाद जब आप हाट में ले जाने से पहले तमाम पैकार जो है इस इलाके का सब बैठ के पहले मीटिंग करेगा कि इस बार भुट्टा आने दो, इस बार धान आने दो, हम लोग 800 रुपया कुंटल से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। सब पैकार बैठ के मीटिंग कर लेगा कि 800 रुपया कुंटल धान का कीमत है, 800 रुपया कुंटल भुट्टा का कीमत हो गया। अब आप अपना भुट्टा लेके किसी भी हाट में जाइएगा, आपको 800 रुपया कुंटल से ज्यादा नहीं मिलेगा। धान लेके जाइएगा, 800 रुपया कुंटल से ज्यादा नहीं मिलेगा। और आप में से कोई भी इस इलाके का किसान की इतनी माली हालत अच्छी नहीं है कि आप अपना भुट्टा 6 महीना अपने गोडाउन में रख लीजिएगा, 8 महीना अपने पास रखिएगा, रख पाइएगा? क्योंकि हमारी हालत यह है कि हम महाजन से पैसा लेके खेती करते हैं। महाजन से पैसा लेके हम खेती करते हैं, हमारे सर पर महाजन का कर्ज रहता है, फिर उसको सूद के साथ चुकाना रहता है। हमारा परेशानी यह है कि जितना जल्दी भुट्टा कटेगा तो भुट्टा बेचेंगे तो पहले महाजन का सूद ब्याज मिटाएंगे और उससे जो बचेगा हम अपना परिवार चलाएंगे। यही हमारे समाज का तरीका है। सब उसी किस तरीके से हम लोग जीते हैं। तो ये हमारी हालत है। तो जब हम अपना भुट्टा रख नहीं पाएंगे और बाजार में 800 रुपया से ज्यादा दाम नहीं मिलेगा, तो आपको रो के हो, पछता के हो, जैसे भी हो, आपको 800 रुपया में अपना भुट्टा फेंक के आना पड़ेगा, अपना धान फेंक के आना पड़ेगा। तो वो 800 रुपया में आप लाके अपना महाजन भी नहीं मिटा पाइएगा, उसका सूद भी नहीं चुका पाइएगा और अपना परिवार को भी नहीं चला पाइएगा। आपकी हालत बद से बदतर, गरीब और गरीब, आपके ऊपर मुफलिसी, लाचारी बढ़ती जाएगी। इस बात को समझना होगा। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी का कानून लाना होगा। सरकार को एमएसपी तय करना होगा कि सरकार फसल की कीमत तय करे। इसके लिए एमएसपी पर कानून बनाना होगा।
अभी ये जो मेरा भाई यहाँ दुकान में बैठा हुआ है, दवा की दुकान है शायद, ये दवा की दुकान में अगर आप जाते हैं दवा लेने के लिए, तो दवा का कीमत दुकानदार बताएगा आपको कि ये दवा की कीमत 10 रुपया है, लेकिन क्योंकि वो बेच रहा है, आप खरीद रहे हैं, तो बेचने वाला आपको कीमत बताता है। लेकिन आप जाके उससे दवा लेके आप क्या बोल सकते हैं कि नहीं इसका दाम 3 रुपया है, आप बोल पाइएगा? वो बोलेगा कीमत ना, वो जो कीमत बोलेगा आपको उसी कीमत में लेना होगा। तो यहाँ पर उल्टा है कि किसान का फसल है, लेकिन किसान उसका कीमत तय नहीं कर पाता है। आपका फसल का कीमत कौन तय करेगा? खरीदार। जो खरीदने वाला है वो आपका फसल का कीमत तय करेगा। ऐसा कानून लाया जा रहा है। अगर एमएसपी हट गया, सरकार आपका फसल का कीमत नहीं रखा, तो आपका फसल का कीमत पूंजीवादी लोग रखेगा जो आपका फसल खरीदेगा। तो आप किसान की हालत और बद से बदतर होगी। इसके साथ एक कानून लाया गया है जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग के बारे में कहा गया है, जिसको बांग्ला में बोलते हैं चुक्ति चाष। ये चुक्ति चाष का कानून लाया गया है कि आपकी जमीन का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ होगा, जिसके बारे में कलाम भाई बता रहे थे। ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कंपनी के साथ। कंपनी आपकी जमीन का कॉन्ट्रैक्ट जब साइन करेगी तो वो आपके पास नहीं आएगी। आप ये सोचेंगे कि मालिक आके आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, नहीं। कंपनी होगा, वो अदानी का ग्रुप होगा या अंबानी का ग्रुप होगा। अदानी अंबानी का आदमी आके उसका मैनेजिंग डायरेक्टर डीएम को लेके बैठेगा, सारे जमीन का नक्शा लेके बैठा जाएगा रायगंज में। वहीं पर बैठ के पूरे जमीन का चुक्ति होगा और डीएम का सरकारी मुलाजिम भेजेगा आप लोगों के पास, डीएलआर ऑफिस से आएगा, आपकी जमीन का चुक्ति करके चला जाएगा। आपकी मर्जी नहीं पूछी जाएगी कि आप अपनी जमीन देना चाहते हैं या नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि वैसे भी कानून है कि तमाम जमीन जो है वो सरकार की है। ये कानून है कि नहीं, कि जितना जमीन है वो सारा जमीन सरकार का है, चाहे वो आपका घर हो या आपका खेत हो। सरकार अगर चाहे वो आपकी जमीन ले सकती है, ये कानून है। तो उस वक्त डीएम ऑफिस में जाके चुक्ति हो जाएगा आपका जमीन का, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसके साथ चुक्ति हुआ। कंपनी का सिर्फ नाम जानिएगा आप। जमीन की चुक्ति होने के बाद उस चुक्ति में ये लिखा हुआ रहेगा कि जमीन पर आपको जो कंपनी कहेगी वही फसल आपको लगाना होगा। आप अपने मर्जी से कोई फसल नहीं लगा सकते, और जो फसल उसमें पैदा होगा वो फसल आप कहीं बेच भी नहीं सकते। वो फसल आप कहीं बेच भी नहीं सकते हैं। वो सारा फसल कंपनी को ही देना होगा। और फसल लगाने के लिए जो रकम आपको चाहिए वो बैंक से दिलाया जाएगा। बैंक वो रकम किसको देगा? किसान को। और चुक्ति होगा मालिक के साथ। और उसमें ये भी लिखा रहेगा कि अगर फसल खराब हो जाए, फसल नहीं हो, कुछ परेशानी आ जाए, तो आपके साथ फसल का जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा। वो कंपनी जब चाहे खत्म कर सकती है। तो आप सोचिए कि अगर बरसात नहीं हुआ, फसल में कीड़ा लग गया, कुछ हो गया, तो कंपनी तो अपना पल्ला झाड़ के चली गई, लेकिन जमीन कंपनी के नाम से चुक्ति रह गया। और बैंक से सूद आपको चुकाना पड़ेगा। किसान के नाम पर लोन होगा, किसान के ऊपर कर्ज जो है बैंक का रह जाएगा। इसके बाद भी अगर आप चाहिएगा कि हम इंसाफ मांगने जाएंगे, तो उस कानून में ये भी बोला हुआ है कि आप इंसाफ किससे मांग सकते हैं। आपको किस तरह से घेरा जा रहा है, इस बात को समझिए कि इंसाफ मांगने किससे जाएंगे वो भी इस बिल में बता दिया गया है। कि आप इंसाफ मांगने के लिए आप एसडीएम के पास जा सकते हैं, माने हमारे एसडीओ के पास या डीएम के पास। तो आज आप बताइए हमारा यहाँ का कौन सा किसान है जो आप एसडीओ ऑफिस में जा सकते हैं, डीएम के पास जा सकते हैं? आपको वहां उसका जो चौकीदार है ना वो घुसने ही नहीं देता। तो जब आज आपका चुना हुआ सरकार है और एसडीओ, डीएम, बीडीओ ये आपका जनता का नौकर है, उसके बाद आप उसके मालिक है, उसके बाद भी आप उसके दरवाजे पर जाकर घुस नहीं सकते हैं। कल जब कंपनी राज आ जाएगा, कंपनी के हुकूमत पर चलेगा, तो आप एसडीएम और डीएम के पास जा पाइएगा? कोई नहीं जा पाइएगा। और दूसरी बात, उसी चुक्ति में ये भी बोला हुआ है कि आपको अगर लगे कि नाइंसाफी हुआ है तो आप इसके खिलाफ अदालत में नहीं जा सकते हैं। अदालत में भी आप नहीं जा सकते, ये भी उसी कानून में बोला हुआ है। तो आपका सब रास्ता बंद। तो इस हालत में नौबत क्या होगी, इस बात को समझिए। छोटा सा मिसाल देकर समझाते हैं
कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, मेरे उम्र के जो हैं, सभी को इस बात का तजुर्बा होगा। जो आज के छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, इन लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन बाकी तमाम लोगों को है। हेलो, इस बात का तजुर्बा सभी लोगों को होगा। एक तो जो बात हम समझाने के लिए कहना चाहते हैं उसको समझिएगा कि एक वक्त में हमारे यहाँ एसटीडी बूथ हुआ करता था। एसटीडी बूथ याद है? एसटीडी बूथ, जहाँ हर जगह एक छोटा छोटा जगह पर एसटीडी बूथ खुला हुआ था, ताकि हमारे लोग जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या कहीं दूसरे शहरों में रहते थे, तो उस वक्त अपने लोगों से ताल्लुकात बनाने के लिए हम लोग एसटीडी बूथ में जाया करते थे। एसटीडी बूथ में जाकर हफ्ता में एक दिन हो या महीना में 2 बार हो, हम बात करते थे उससे। तो मेरा खर्चा कितना होता था? 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया। 30 रुपया में हम अपने चाहने वालों का खबर खैरियत ले लेते थे। तो महीने में मेरा खर्च था 30 रुपया। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि एसटीडी बूथ के जगह पर मोबाइल फोन आ गया। अब हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, हर किसी के पास मोबाइल है। जहां मेरा अब मोबाइल होने की वजह से अब आपको क्या करना पड़ता है कि मोबाइल में आपको रिचार्ज करना पड़ता है 399 रुपया हर महीना। हर महीना 399 रुपया का आप रिचार्ज करते हैं। जहां पहले महीना में मेरा 30 रुपया खर्च था, आज महीना में 399 रुपया खर्चा हो गया। मेरा खर्चा बढ़ गया। और जो इतना एसटीडी बूथ था, इस पूरे इलाके में या पूरे हिंदुस्तान में जो करोड़ों लोग एसटीडी बूथ चला के अपना परिवार पालते थे, सबका रोजगार खत्म हो गया। अब एसटीडी बूथ से रोजगार खत्म, और जो हमारा 30 रुपया खर्चा होता महीना का, वो बढ़ के अब महीना का 400 रुपया हो गया। तो अब हमारा खर्चा बढ़ गया, और एसटीडी बूथ के जरिए जो कमा के खा रहा था, उसका कमाई बंद हो गया। और तो पैसा किसके जेब में चला गया? अंबानी के जेब में, कंपनी के जेब में। आपका मोबाइल रिचार्ज आप करते हैं, सब पैसा जाता है अंबानी के जेब में। तो पैसा कंपनी के जेब में चला गया। हमारे यहाँ का एक हमारा भाई भतीजा मोबाइल की जगह जब एसटीडी बूथ था तो वो कमा के खाता था, उसका परिवार पलता था। तो मेरे गांव का एक बच्चा का परिवार पलता था, आज उसका परिवार का रोजगार खत्म कर दिए। हमारा आमदनी नहीं बढ़ा, हमारा खर्चा कम था, आज आप हमारा खर्चा भी बढ़ा दिए। इस बात को समझिएगा। तो ठीक उसी तरह से इस चुक्ति को अगर लागू कर दिया गया, ये काला कानून, तो उसी तरह आपके हाट में जितना साग सब्जी का दुकान है, ये आपका मोदी खाना का दुकान है, जहां आप आलू प्याज बेचते हैं, चावल आटा बेचते हैं, ये सब बंद हो जाएगा। क्योंकि आपका कानून में ही बोला हुआ है कि आप कोई भी फसल आप कहीं बेच नहीं सकते हैं। जब आप कहीं बेच नहीं सकते हैं तो आपका बाजार में फसल आएगा कैसे? आपके दुकान में फसल आएगा कैसे? तो आपका कोई भी सामान, चाहे आज आप खेत से आलू गोभी लाके यहाँ पर चौक पर बेचते हैं, वो आप नहीं कर सकते। अगर आप बेचते हुए पकड़े गए तो आप पर कानूनन कार्रवाई होगा, उसके लिए आपको जेल भी जाना होगा, उसके लिए जुर्माना भी होगा। तो ये कानून है। तो आप अपना फसल अपनी मर्जी से लगा नहीं सकते, अपने फसल को आप बेच नहीं सकते, और सारा फसल चला जाएगा कंपनी के पास। और कंपनी जो होगी वो मेरे और आपके तरह नहीं होगा कि 2-4 हजार या 2-4 लाख रुपया लेके आएगा। वो एक बार जब उतरेगा तो वो 2-4 लाख करोड़ रुपया लेके उतरेगा। वो 2-4 लाख करोड़ रुपया लेके उतरेगा, और वो डीएम के पास बैठ के बोलेगा कि डीएम बताएगा कि ये पूरा नक्शा है उत्तर दिनाजपुर जिला का। तो वो बोलेगा, अदानी बोलेगा पूरे जिला का आलू हम ले लिए। तो पूरा जिला का आलू अदानी के पास चला जाएगा, पूरा जिला का धान अंबानी के पास चला जाएगा, पूरा जिला का भुट्टा किसी और के पास चला जाएगा, टाटा बिरला जैसे ग्रुप के पास। जब पूरा जिला का आलू उसके पास, पूरा जिला का धान उसके पास, पूरा जिला का गोडाउन पे उसके भर जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? आज अदानी के लिए सैकड़ों एकड़ की जमीन पर जो गोडाउन बनाया जा रहा है, उस गोडाउन में सारा माल बंद होगा। और जो आलू आपसे खरीदा जाएगा 5 रुपया किलो, वही आलू 6 महीना अपने गोडाउन में रख के जब बाजार में बेचेगा, तो उस टाइम वही आलू आपको 100 रुपया 150 रुपया किलो में बेचेगा। वो
उस वक्त आपको वही आलू 100 रुपया 150 रुपया किलो लेना होगा। जो 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया 50 रुपया 60 रुपया किलो का चावल खाते हैं, यही चावल उस टाइम 200 250 300 रुपया किलो हो जाएगा, 400 रुपया किलो हो जाएगा। जो आटा आप 40 रुपया किलो खाते हैं, वही आटा 400 रुपया किलो हो जाएगा। तो उस वक्त आप और हम जैसे जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? जो गरीब है वो जल्दी मरेगा, जो मिडिल क्लास है वो 2 दिन बाद मरेगा, लेकिन मरेंगे सब भूखमरी और महंगाई की वजह से। जो बात हम शुरू में बोले कि वो दिन आएगा जब हम अपने बच्चों के मुंह में 2 वक्त का निवाला नहीं डाल पाएंगे महंगाई की वजह से। और इस वक्त हमको अपने हाथों से अपने बच्चों को जहर देकर मारना होगा। जब उनकी तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं होगी तो अपने हाथ से अपने परिवार को मारना पड़ेगा, उसके बाद खुदकुशी करना पड़ेगा, ये नौबत आ जाएगा। इसलिए दिल्ली में जो किसान डटा हुआ है ना, ये पागल नहीं है, ये समझ रहा है कि ये कानून हमको आने वाले दिन में मारने के लिए है। इस कानून की वजह से हम और हमारा परिवार आने वाले दिन में मरेंगे, उससे लड़ने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। और दिल्ली पंजाब हरियाणा का जो किसान है ना, वो आपके तरह हमारे तरह किसान नहीं है। वहाँ का जो है रईस किसान लोग है। वो जो रईस किसान है, ज्यादातर किसान के घर में जाइएगा तो सबके घर में महंगा महंगा गाड़ी मिलेगा आपको, सबके पास अपना अपना ट्रैक्टर मिलेगा, सबके घर में अपने दूध मक्खन दही सब होता है। वो किसान है वो लोग। उसके बाद वो लोग अपने तमाम ठाट बाट को छोड़ के आके सड़क पर खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है। और हम लोग टीन के घर में, मिट्टी का घर में, फूस का घर में रहने वाले किसान हम लोग सड़क पर उतरने के लिए सोच रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों पर ये कानून लागू नहीं होगा। ये याद रखिएगा, जिस तरह एनआरसी आया वो भी पूरे देश पर लागू हुआ है, एनपीआर पूरे देश पर लागू होगा, सीए का कानून पूरे देश पर लागू होगा, उसी तरह ये काला कानून भी पूरे देश पर लागू होगा। तो ये काला कानून से लड़ने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। इसलिए आप लोगों को दावत देने आए कि अगर आज लड़िएगा तो कल जिंदा रह सकते हैं, नहीं तो ये कानून लागू हो गया तो कल आप ये नहीं कह सकते कि विक्टर तुम हमारे एमएलए थे, तुमने हमें आगाह नहीं किया, तुमने हमें बताया नहीं। क्योंकि ये काला कानून कल लागू होने से इसका असर आप और हम सबके हर एक घर पर पड़ेगा। हर एक घर में इसकी महंगाई की मार पड़ेगी। आप अपने जमीन का आज मालिक हैं, चाहे आप 2 कट्ठा के हो या 2 बीघा के, लेकिन कल आप अपने ही जमीन पर नौकर बन के कंपनी का गुलाम बन के रहना होगा। ये नौबत आ जाएगा। इसलिए आज इस कंपनी के खिलाफ, राज के खिलाफ लड़ना जरूरी है और हम लोगों को लड़ने के लिए तैयार होना होगा। इसलिए 27 तारीख को इस किसान आंदोलन का जो पुकार दिया गया है उसमें शामिल हो। जितने भी लोग हैं, हजारों की तादाद में आप लोग आइए, हजारों की तादाद में लोग आएंगे, सैकड़ों हजारों की तादाद में ट्रैक्टर होगा। जितने भी यहाँ पर इस गांव में आसपास में जो भी मेरी आवाज सुन रहे हो, जिनके पास भी ट्रैक्टर है, उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के एक दिन के लिए आपका ट्रैक्टर भीख में मांगता हूँ। आपका एक दिन अगर ट्रैक्टर दे दीजिएगा, आपकी कुछ कमी नहीं हो जाएगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक दिन आपका ट्रैक्टर इस लड़ाई में शामिल हो जाए तो ये लड़ाई को ताकत मिलेगी और उस ताकत का नतीजा ये होगा कि इस इलाके के किसानों को बचाने की लड़ाई में हम लोग अगर मजबूत होकर खड़े हो गए तो हुकूमत को भी ये डर पैदा हो जाएगा कि इस इलाके के किसानों पर हमला नहीं किया जा सकता है। ये डर पैदा करना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को पुकार रहा हूँ, क्योंकि कल अगर ये नौबत आई तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि विक्टर तुमको हमने चुना था, इस इलाके का एमएलए बनाया था, तुमने हमें आगाह क्यों नहीं किया, तुमने हमें बताया क्यों नहीं, तुमने हमको पुकारा क्यों नहीं। मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि जब भी कोई मुसीबत इस इलाके पर आए, आप लोगों को आगाह करना, उसके बचाने के लिए आप लोगों के सामने खड़ा होना, ये मेरी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाने के लिए पूरी ईमानदारी से तैयार रहता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ। आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले हम लोग सब कागज लेके लॉकडाउन से पहले परेशान थे। कोई बाप का नाम ठीक कर रहे थे, कोई भाई का नाम ठीक कर रहे थे, कोई माँ का नाम ठीक कर रहे थे, कोई दादा दादी का नाम ठीक कर रहे थे। क्यों? कि सबको एनआरसी का डर लगा हुआ था। जो शेरशाहबादी भाई लोग हैं, कोई मुर्शिदाबाद में जाके अपना हदीस ढूंढ रहे थे, कोई बिहार में जाके ढूंढ रहे थे, कोई मालदा में जाके ढूंढ रहे थे। क्यों? तो हमको अपना कागज ठीक करना है। हम लोगों को पूरे हिंदुस्तान को उलझा के रखा गया कागज में। हम लोग एनआरसी के डर से अपना कागज ठीक करते रहे, बाप भाई का नाम ठीक करते रहे और नरेंद्र मोदी हमारा देश का एक एक चीज बेचता चला गया। हमारा रेल बिक गया, हम बाप का नाम ठीक करते रहे। हमारा एलआईसी बेच दिया गया, हम अपनी अम्मी का नाम ठीक करते रहे। हमारा जो है एयरपोर्ट बिक गया, हमारा एरोप्लेन बिक गया, हमारा देश का जो भी संपत्ति था वो प्रॉपर्टी बेचता चला गया, बेचते बेचते चला गया और हम कागज में उलझे रहे।
नतीजा ये हुआ कि बेचते बेचते हमारे देश को ऐसे जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि आज हमारा देश कर्ज में डूबा हुआ है कि आज अगर आपके गांव में एक बच्चा पैदा होता है, आज अगर अभी एक बच्चा आपके गांव में पैदा होता है तो उस बच्चे पर 84,000 रुपए का कर्ज होगा। 84,000 रुपए का कर्ज होगा जो बच्चा अभी अभी पैदा होगा। ये इतना ज्यादा कर्ज में हम लोग डूबे हुए हैं। तो ये हालत है। तो इस हालत में आप लोगों को समझना होगा कि आज जो हमारे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो खुद को बीजेपी का विरोधी बताती हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, और आज बंगाल में बीजेपी दावा ठोक रही है कि हम सरकार बना लेंगे। आज ममता बनर्जी का सबसे बड़ा खतरा बीजेपी है, लेकिन किसान आंदोलन के लिए ममता बनर्जी तैयार नहीं है। उनका एक बयान नहीं आता है, एक धरना नहीं है, एक जुलूस नहीं है, कोई एक मीटिंग नहीं है, कोई एक मिছিল नहीं है। क्यों नहीं है? ये सवाल नहीं है। जो ममता बनर्जी को हम लोगों ने देखा है कि चोर को बचाने के लिए वो सड़क पर बैठी थी। राजीव कुमार जो शारदा में पकड़ा गया, जिसको सीबीआई गिरफ्तार करने वाली थी, उस चोर को बचाने के लिए कलकत्ता के धर्मतल्ला पर सड़क पर एक मुख्यमंत्री आके बैठ जाती है। पूरे कैबिनेट को बैठा लिया जाता है और वहां से सरकार चलाया जाता है। कैबिनेट की मीटिंग वहां पर होती है सड़क पर बैठकर। तो जब एक चोर के लिए ममता बनर्जी बैठ सकती है, आज देश का 1.5 करोड़ किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठा हुआ है। दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में किसान आंदोलन हो रहा है, और बंगाल में जो विरोधी में ममता बीजेपी के खुद को विरोधी होने का दावा करती है, वो सरकार में रहते हुए आज सामने चुनाव है लेकिन बीजेपी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल रही है। बीजेपी के खिलाफ किसान आंदोलन नहीं हो रहा है, बीजेपी के खिलाफ कहीं कोई धरना नहीं हो रहा है, बीजेपी के खिलाफ आवाज नहीं उठाया जा रहा है। क्यों? ये सवाल नहीं है, ये सवाल है क्योंकि ममता और मोदी एक है। और ये मैं नहीं कह रहा, आज से 4 दिन पहले राष्ट्रीय सहारा अखबार ने अपने अखबार में साफ साफ लिखा है कि 1998 में जो तृणमूल का गठन हुआ था, तृणमूल की शुरुआत की गई थी, वो बीजेपी की मदद से की गई थी कि बीजेपी के साथ बैठकर सलाह मशवरा करके तृणमूल का शुरुआत किया गया था। ये राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है। अगर ये बात झूठ है तो ममता बनर्जी को राष्ट्रीय सहारा के खिलाफ केस करना चाहिए। क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? एक अखबार इतना बड़ा झूठा बयान नहीं छाप सकता है। जब एक अखबार एक सरकार में बैठे मुख्यमंत्री के खिलाफ और तृणमूल पार्टी जो हुकूमत में है उसके बारे में ये लिखती है कि बीजेपी की मदद से ये पार्टी बनी है, बीजेपी के कहने पर, उससे मशवरे के साथ बीजेपी के बाद कहने पर तृणमूल का गठन हुआ है, तो इस पर सरकार खामोश क्यों है? ये सवाल नहीं है। क्योंकि दीदी और मोदी एक है। जिस तरह जब देश का रेल बेचा जा रहा था, हम लोग कागज में उलझे हुए थे। जब हमारा LIC बेचा गया, एयरपोर्ट बेचा गया, एरोप्लेन बेचा गया, हमारा सारा संपत्ति बेच दिया जा रहा था, हम लोग उस टाइम कागज में उलझे हुए थे ताकि पूरा देश कागज लेके परेशान रहे, अपने बाप का नाम, भाई का नाम, भतीजा का नाम ठीक करते रहे, और मोदी सारा देश को बेचता चला गया। हम लोग कागज में उलझे रहे। आज वही काम ममता बनर्जी कर रही है। जब देश में किसान आंदोलन चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान आज किसानों के साथ खड़ा हो रहा है। हर राज्य का मुख्यमंत्री किसान आंदोलन के तरफदारी में बोल रहा है, किसान आंदोलन के साथ खड़ा हो रहा है। हर राज्य का मुख्यमंत्री आज जो है काला कानून को वापस लेने की बात कर रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी के MLA MP आज पार्टी छोड़कर किसानों के साथ खड़े हो रहे हैं। उस वक्त ममता बनर्जी खामोश क्यों बैठी हुई है? क्योंकि ममता बनर्जी भी आज मोदी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर हमको बंगाल के 9 करोड़ आबादी जो किसान है, उसको वो किसान आंदोलन के साथ जुड़ने नहीं देना चाहती है। वो हमारा ध्यान किसान आंदोलन की तरफ ना जाए और हम किसान लोग किसानों के साथ खड़े होकर अपने हक की बात, अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर ना उतर सके, इसलिए हमको उलझा के रखा गया है कागजों में। और वो क्या है? कागज में उलझाने का काम द्वारे द्वारे सरकार, आपको उलझा दिया गया है द्वारे द्वारे सरकार के नाम पर। आप लोग अगर ध्यान से देखें तो जिस दिन से दिल्ली में धरना चल रहा है, जब से ये धरना तेज होना शुरू हुआ, तब से ये द्वारे सरकार का खेल शुरू हुआ। और आज मेरी बात पर भरोसा ना हो, कल अगर ये धरना उठ जाए तो परसों ये द्वारे सरकार बंद हो जाएगा। तो सिर्फ आपको हजारों हजार की तादाद में आप कागज लेके अपने अपने गांव, बस्ती, मोहल्ले में उलझे रहे, अपना बाप का नाम, अपना वोटर कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना राशन कार्ड, अपना कन्याश्री, रूपोश्री का कागज लेके दौड़ते रहिए, और इसी तरह वक्त बर्बाद किया जाएगा आपका। क्योंकि 5 साल आप BDO ऑफिस में यही कागज जमा दिए ना, यही सब कागज आप 5 साल BDO ऑफिस में जमा दिए, यही सारा कागज आप 5 साल पंचायत ऑफिस में जमा दिए, और आज आपके घर पर जो द्वारे सरकार बैठाया गया है वो कोई आसमान से टपका हुआ आदमी है। वही BDO आता है, वही सरकारी मुलाजिम आता है, जो काम BDO ऑफिस में बैठ के 5 साल में नहीं कर पाया, आके आपके घर में एक दिन में कर देगा।
एक दिन में सारा सबका बाप का नाम ठीक हो जाएगा, एक दिन में सबका राशन कार्ड बना देगा, एक दिन में सबका कन्याश्री रूपोश्री सारा चीज आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा। आज भी आप जहाँ खड़े थे, एक महीने बाद भी आकर हम पूछेंगे तो आप वहीं खड़े रहिएगा, एक साल बाद भी आकर हम पूछेंगे तो आप वहीं रहिएगा कि द्वारे सरकार में जब आपने कागज जमा दिया था आपका वोटर कार्ड ठीक हो गया, तब भी बोलिएगा कि मोर बापेर नाम तो शेख का लिखे नहीं, तब भी बोलिएगा मोर राशन कार्ड हो तो मोर नाम गलत दे दिए, मोर मान नाम जगह मोर बीबी नाम डुगाई दिए, ससुरेर नाम जगह बेटा नाम दामादेर नाम डुगाई दिए, ये तब भी रहे। तो इस बात को समझना होगा कि सरकार आपको उलझा के रख रही है ताकि आपका ध्यान, जो कि बंगाल किसानों का देश है, बंगाल के किसान आज किसान आंदोलन में शामिल नहीं हो सके, ताकि ममता बनर्जी मोदी को बोले, जब पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ था, किसान आंदोलन कर रहा था, उस वक्त बंगाल में देखो हम तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किए, मेरा बंगाल में तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होने दिए, इसलिए तुम हमको जेल में मत घुसाओ, मेरा भतीजा को जेल में मत डालो, मेरा मंत्री लोगों को जेल में मत डालो। वो आपको बेचकर, आपकी परेशानी को बढ़ाकर अपने मंत्री और अपने भतीजा को बचाने का काम कर रही है। तो ये बात आपको समझना होगा कि किसान आंदोलन आपके लिए है। विक्टर किसान आज नहीं है, आज विक्टर किसान नहीं है, किसान आज आप लोग हैं। विक्टर आज किसान है, आज मेरी जमीन है बाप दादा की, उस पर कौन खेती करता है हमको पता नहीं है, उसमें कौन कब क्या फसल लगाता है हम देखने नहीं जाते हैं, कौन कब धान बेचता है, कौन भुट्टा बेचता है, कौन आलू प्याज बेचता है, हमको पता नहीं होता है। अगर ये काला कानून आता भी है तो भी हमको खेती करने की जरूरत नहीं, हम वकालत करके खा लेंगे, हम वकालत करके खा लेंगे। पोल को छोड़ दो, पोल को मत पेश करो। तो ये काला कानून आने से भी हम वकालत करके खा लेंगे, लेकिन हमारे इलाके में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी है, हमारा सारा चीज जो है ना खेत पर है। हमारा फसल कटेगा तो हमारी बेटी की शादी होगी, हमारा फसल कटेगा तो हमारे घर में अगर कोई बूढ़ा माँ बाप है, उसको इलाज की जरूरत है, तो हम इंतजार करते हैं कि फसल काटेंगे तो इलाज कराने ले जाएंगे, नहीं तो फसल दिखा के हम महाजन से पैसा लेते हैं कि फसल काटे तो पैसा दे दो। यही ना हम करते हैं। जब हमारा खेती नहीं रहेगा, हमारे खेत में फसल उगाने की हमारी यही नहीं रहेगी, मर्जी नहीं रहेगी, हमारा फसल हम बेच नहीं पाएंगे, तब हम अपने बाप का इलाज कैसे कराएंगे, हम अपनी बहन की शादी कैसे कराएंगे, हमारी बेटी का पढ़ाई कैसे होगा, हमारा बेटा का को पढ़ाएंगे कैसे, हमारे घर में अगर कोई बीमारी आजारी हो तो उसका हम इंतजाम कैसे करेंगे, ये सारा मुसीबत हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। इसीलिए ये आवाज जो दी जा रही है ये आपके लिए, ये किसान आंदोलन, ये काम सरकार का था, ये ममता बनर्जी को करना चाहिए था। आज अगर ममता बनर्जी चाहती कि बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो पूरे बंगाल में आग लगा सकती थी, पूरे बंगाल को सड़कों पर उतार सकती थी, ताकि बीजेपी के लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाता, बंगाल छोड़ के बीजेपी को भागना पड़ता। लेकिन ममता बनर्जी वो काम नहीं करेगी, क्योंकि ममता बनर्जी खुद बीजेपी को बुला के लाई है, इसलिए बीजेपी को यहाँ लाकर कुर्सी पर बैठाकर वो अपने आप को कैसे बचाएगी वो उस इंतजाम में लगी रहेगी। इसलिए आप और हम लोगों का ये जिम्मेदारी है कि हमको अपनी हिफाजत कैसे करनी होगी उसके लिए तैयार होना होगा। इसलिए तमाम यहाँ के नौजवानों से मेरा अपील है कि 27 तारीख को सुबह 8 बजे बुध के दिन हम लोग कानकी बस स्टैंड से रवाना होंगे। इस कानकी बस स्टैंड से आप लोग मेरे साथ शामिल हो, और आप लोग जितने भी यहाँ पर ट्रैक्टर वाले भाई हैं, सारे ट्रैक्टर भाइयों से मेरा अपील है कि आप लोग एक दिन के लिए अपना ट्रैक्टर हमको भीख पे दीजिएगा। आपका ये एक दिन का भीख इस किसानों की लड़ाई को मजबूत करेगा, हमारे हक के में इंसाफ लाने के लिए हमारे कल ये कारगर साबित होगा। और यहाँ तक कि आप लोगों से मैं ये भी अपील करूंगा कि सुबह 8 बजे निकलना है, लौट के शाम तक आएंगे। अपने लिए मूढ़ी, अपने लिए चूड़ा, अपने लिए रोटी, जो भी जिससे बन पड़े आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि आप भी अपने लिए भी खाने का लाइएगा, हमको भी खिलाइएगा, क्योंकि हम हजारों को खाना नहीं खिला सकते। इसलिए अपना खाना, अपना रोटी आपको लेकर आना होगा। आप अपने लिए 10 रुपया खर्चा कीजिएगा, हम आपको 10 रुपया नहीं दे सकते हैं, लेकिन यकीन दिला सकते हैं कि जब आप पर कोई मुसीबत आए तो आपका 10 रुपया 10 लाख की ताकत बन के आपके लिए हम खड़ा कर देंगे, ये यकीन आपको दिला सकते हैं। ये आप सबसे मेरा ये अपील है कि बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी आए, नौजवान साथी भी आए, किसी घर में कोई भी जवान घर में नहीं बैठा रहना चाहिए। ये लड़ाई आपकी है और आप और हम सबको इस लड़ाई में शामिल होना है। बड़े बुजुर्ग हैं वो ट्रैक्टर पे रहेंगे, हम लोग पैदल चलेंगे, जब थक जाएंगे ट्रैक्टर पे बैठेंगे, फिर चलेंगे, फिर उतरेंगे, फिर चलेंगे। इस तरह से हमारा काफिला कानकी से होते हुए, किशनगंज होते हुए, पांजीपड़ा, हर जगह हमारे साथ लोग शामिल होते जाएंगे। और हजारों हजार की तादाद लेकर जब हम इस्लामपुर पहुंचेंगे तो पूरा इस्लामपुर बंद हो जाएगा। और इस्लामपुर को बंद करके हमको ये साबित करना होगा कि मेमोरेंडम दिया जाएगा एसडीओ को
वो कागज प्रधानमंत्री के पास जाएगा और एक खुली चिट्ठी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिया जाएगा, जिसमें ये मांग रहेगा कि तुम विधानसभा खोलो और विधानसभा खोल के विधानसभा में रेजोल्यूशन पास करना होगा कि ये 3 जो काला कानून, किसान विरोधी कानून लाया गया है, इस कानून को बंगाल में लागू होने नहीं दिया जाएगा। ये बात विधानसभा में रेजोल्यूशन के तौर पर सरकार को बोलना पड़ेगा। ये काम अगर हम लोग कराने की मांग रखेंगे, इसमें आप लोगों को शामिल होना होगा। और ये भी याद रखिए, इस्लामपुर बंद करने का जो दूसरा मकसद है वो ये कि इस्लामपुर आज हमारा पुलिस हेडक्वार्टर है। आज हमारे एसपी साहब इस्लामपुर में बैठते हैं, आज हमारा जो एसडीओ है, एसडीपीओ है, ये इस्लामपुर में बैठते हैं। सारा जो हमारे यहाँ का सरकारी मुलाजिम का जो आला दर्जे के ऑफिसर्स हैं वो वहां बैठते हैं। अगर हम ये साबित कर पाए कि चकलिया उठ के इस्लामपुर बंद करने की ताकत रखता है, तो चकलिया उठ के अगर इस्लामपुर बंद कर सकता है, अगर पुलिस कल हुकूमत के दबाव में आकर इस इलाके के किसी आम गरीब मजदूर किसान पर जुल्म करना चाहे, तो उसको ये बात का डर होना चाहिए कि जो इस्लामपुर को बंद कर सकता है तो चकलिया में हमको कभी भी बंद कर सकता है। ये डर उसके अंदर होगा तो ही आप और हम अपने घर में चैन से सो पाएंगे। कल जो खाल केटे कुमिर देके नियस छे ममता बनर्जी जो बीजेपी को बुला के ला रही है, अगर वो हुकूमत में आ गया तो ये याद रखिए कि पुलिस को गुंडा बना के ममता बनर्जी जिस तरह इस्तेमाल कर रही है, कल अगर बीजेपी हुकूमत में आया तो ये वर्दी वाला गुंडा आप पर और हम पर जुल्म करेगा। अगर आज से हम तैयार नहीं हुए, इकट्ठा नहीं हुए और आज अगर हम अपनी ताकत, अपने इत्तेहाद को साबित नहीं कर पाए तो कल इसको हम रोक नहीं पाएंगे। इसकी तैयारी भी आपको आज से करनी होगी। यही बात कहकर आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए आप सबको दावत देते हैं कि 27 तारीख बुध के दिन दोपहर सुबह के 8 बजे बुध के दिन 27 तारीख तमाम लोग अपने घर में मत रहिएगा। एक दिन आपका घर छोड़कर आपको निकलना होगा। बड़े बुजुर्ग नौजवान सबसे मेरा ये अपील है कि आप लोग इसमें शामिल हो, इस आंदोलन को कामयाब करें और इस लड़ाई के जरिए हम दिल्ली में बैठे उन 1.5 करोड़ किसानों को, हमारे जो किसान भाई शहीद हुए हैं उनकी शहादत को याद करते हुए अपने इंसाफ के लिए किसान को आगे बढ़ना होगा। उसमें आप सब शामिल हो, यही अपील रखते हुए 27 तारीख बुध के दिन सुबह 8 बजे आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग आएंगे। यही कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।